आउटलिव द साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉन्गेविटी। ये बुक आम नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज टिप का कलेक्शन नहीं है। इसमें डिटेल साइंस, एजिंग, क्रॉनिक डिसीज और लाइफ स्टाइल के बारे में है। एटी मेडिसिन 3 इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी डिजीज़ होने का वेट ना करके पहले भी ही इसको प्रिवेंट करना। हेल्थ के 4 पिलर में ब्रेक करते हैं: न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप एंड इमोशन। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, मिथ बस्टिंग एंड एक्शनेबल स्टेप्स जो आप डेली लाइफ और रियल लाइफ में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। स्लीप से प्यार करना सीखो, दिमाग की सबसे बेहतरीन दवा। मेडिकल रेसिडेंसी को रेसिडेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि लगभग पूरे वक्त हॉस्पिटल में ही गुजारना है, रात और दिन ड्यूटी। ऑथर बताते हैं कि रेसिडेंसी के टाइम उन्होंने हफ्तों तक 120 घंटे काम किया, कभी कभी लगातार 30 घंटे से भी ज़्यादा। ड्यूटी के बाद सिर्फ 48 घंटे मिलते थे खुद के लिए, सब कुछ, सोने, खाना, थोड़ा वर्कआउट या सोशल लाइफ। एक फ्रेंड की एडवाइस थी, सिर्फ सोने से नहीं, तुम्हारा थकान नहीं निकलेगा, और अगर लाइफ में कुछ और नहीं किया तो तुम्हें खुद मिजरेबल महसूस होगा। थोड़ा फन भी करो, सोने से पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। पर जब ऑथर ने दो दो दिन बिना ज़्यादा नींद के गुजार दिए, गाड़ी चलाते हुए आंख लग गई, भी बच गए क्योंकि अच्छे समय पर रुके, लेकिन रियलाइजेशन तब भी नहीं आई। ऑथर एडमिट करते हैं कि उन दिनों उन्होंने नींद के इम्पोर्टेंस को इग्नोर किया। सोचा कि नींद कम लो तो ज़िंदगी में ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, लेकिन साइंस और खुद की लाइफ एक्सपीरियंस ने समझा दिया कि नींद कॉम्प्रोमाइज़ करने से शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म हेल्थ दोनों को सत्यानाश हो जाता है। रिसर्च कहते हैं कि अगर कोई रात भर नहीं सोता तो उसकी परफॉर्मेंस लीगली ड्रंक आदमी जैसे हो जाती है। हॉस्पिटल में भी स्लीप ड्राइव डॉक्टर ज़्यादा गलतियां करते हैं, पेशेंट की जान भी खतरे में आ सकती है। लंबी नींद की कमी, कम नींद लेना क्रोनिक डिजीज का रिस्क को बढ़ा देते हैं। कॉमन कोल्ड से लेकर हार्ट अटैक तक। मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, और डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। नींद हमारे ब्रेन के लिए उतनी ही ज़रूरी है। अच्छी पूरी नींद से हमारी मेमोरी, मूड और कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनका खुद के हेल्थ इशू जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस और बढ़ा इंसुलिन ज़्यादातर नींद की कमी की वजह से हुए थे, सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज से नहीं। हर एनिमल किसी न किसी फॉर्म में सोता है, तो क्लियरली नींद एवोल्यूशन के हिसाब से भी फंडामेंटल नेसेसिटी है। रिसर्च कहते हैं कि अडल्ट को 7.5 या 8.5 घंटे की नींद ज़रूरी है, इससे कम या ज़्यादा दोनों प्रॉब्लमेटिक है। कम नींद एज एथलेटिक परफॉर्मेंस, रिएक्शंस टाइम, इवन इंजरी का रिस्क भी बढ़ता है। जैसे स्टडी में दिखाया गया, जो एथलीट 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें इंजरी का रिस्क 2.5 गुना ज़्यादा था उन लोगों के कंपैरिजन में जो 8 घंटे या ज़्यादा सोते हैं। नींद की कमी शॉर्ट टर्म में आपको थका हुआ बना देती है और लॉन्ग टर्म में आपके मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देती है। इंसुलिन रेसिस्टेंट बढ़ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और आपको टाइप 2 डायबिटीज़, NASP, लीवर डिजीज, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेस और पुअर स्लीप एक दूसरे को एम्पलीफाई करते हैं। नींद कम तो कॉर्टिसोल, ग्लूकोज और क्रेविंग बढ़ जाती है, और हम भी अनहेल्थी फूड खाने लगते हैं। अगर सीधी सी बात में समझाऊं तो अगर हम ठीक से नहीं सोते तो हमारा हार्ट और दिमाग दोनों खतरे में आ सकता है। जब नींद पूरी नहीं होती, हमारे बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट जो है तेज हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, ब्लड वेसल्स पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। इसलिए लंबे समय तक कम नींद लेने से हार्ट डिजीज़ का रिस्क 20% तक बढ़ सकता है। इवन अगर तुम्हारे फैमिली हिस्ट्री या जीन्स में भी रिस्क है, तो भी अच्छी नींद का काफ़ी कम हो सकता है। नींद का डिफ्रेंशिएट स्टेज होता है, डीप स्लीप और REM स्लीप। डीप स्लीप में दिमाग सफाई करता है, जो भी दिन भर बेकार प्रोटीन जैसे एमोलॉइड बीटा टाउ दिमाग में बन गए हैं उनको सफाई करता है। अगर डीप नींद नहीं लेते हो तो ये खतरनाक प्रोटीन जमा हो जाता है और आगे चल के एल्जाइमर या डिमेंशिया का डेंजरस बढ़ जाता है। REM स्लीप में हमारे इमोशनल्स और मेमोरी शॉर्ट
आउट होते हैं। जैसे कोई टेंशन हो तो सुबह उठकर हल्का फील होता है। अगर आरईएम स्लीप डिस्टर्ब हो तो मूड स्विंग, एंजाइटी और इवन पीटीएसडी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डीप स्लीप क्वालिटी नेचुरल घटने लग जाती है, स्पेशली 40 से 60 के बीच। और वही टाइम है जब ब्रेन का लंबा हेल्थ रिस्क सेट होता है। तो सिंपल बात यह है, सिर्फ कितनी देर सोते हो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे सोते हो, अच्छी डीप नींद की क्वालिटी वो भी इक्वली ज़रूरी है। अच्छी नींद से ब्रेन शार्प, बेटर मेमोरी और हार्ट हेल्थी रहता है और फ्यूचर में सीरियस बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। अगर अपने नींद को सही एक्सेस करना है तो बेहतर बनना है तो सिंपल सी बात है, समझो कोई मैजिक बटन, कोई ऐसा इंस्टेंट स्लीप सॉल्यूशंस अभी तक साइंस ने नहीं ढूंढा। बहुत सारी स्लीप मेडिसिन मार्केट में हैं, जैसे एम्बिन, बेंजोडाइजेपिन, लेकिन ये ज़्यादातर बस अनकॉन्शियस देती हैं, ना कि वो डीप या आरईएम स्लीप जो ब्रेन को जेन्युइनली रेस्ट और रिपेयर करती है। इनमें से कुछ ड्रग जैसे एम्बियन एक्चुअली डीप स्लीप को कम कर देती है, मतलब क्वालिटी तो मिल जाती है लेकिन क्वालिटी मिसिंग होती है दोस्तों। और इनके साइड इफ़ेक्ट भी डेंजरस हो सकते हैं, जैसे स्लीप वॉकिंग या आगे चल के कॉग्निटिव डिक्लाइन। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ड्रग को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर आजकल एक पुरानी एंटी डिप्रेसेंट ट्राजोडोन को छोटे डोज में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्लीप आर्किटेक्चर इंप्रूव करती है बिना नेक्स्ट डे की ग्रोसिंग के। अश्वगंधा स्लीपमेंट भी कुछ लोगों को हेल्प करता है, लेकिन याद रखो कोई भी दवा परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। अच्छी नींद की आदत और एनवायरनमेंट का खुद बनानी पड़ती है। अपनी स्लीप क्वालिटी चेक करने के लिए आप स्लीप ट्रैकर यूज़ कर सकते हो या हार्ट रेट, एचआरवी, बॉडी मूवमेंट, ब्रीथिंग रेट एक्सेट्रा ट्रैक करते हैं, पर परफेक्ट नहीं है। कभी कभी लोग इनके स्कोर को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर ट्रैकर को कुछ महीने अवॉइड करो। कुछ स्टैंडर्ड स्लीप असेसमेंट भी है, जैसे कि पिट्सबुर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स, PSQI, पूरे महीने की स्लीप क्वालिटी मेजर करता है, कितनी बार नींद टूटी, स्नोरिंग हुई, दिन में नींद आई एक्सेट्रा। फिर है एपवर्ड स्लीपनेस स्केल, सिंपल क्विज है, इनमें कुछ डेली सिचुएशंस दी होती हैं, टीवी देखते हुए, कार में ट्रेवल करते हुए, मीटिंग में एक्सेट्रा, और आप स्कोर देते हो कि इनमें कितनी नींद आती है। 10 या उससे ज़्यादा स्कोर एक्सेसिव स्लीपनेस। इंसोम्निया सेवर्टी इंडेक्स, आप खुद अपनी नींद की प्रॉब्लम्स और उनके आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट को रेट कर सकते हो। स्टॉप बैंग, अगर स्नोरिंग, हाई बीपी, दिन भर थकावट, स्लीप एपनिया का रिस्क चेक करने के लिए क्वेश्चनरीज है। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है आपको क्रोनोटाइप, मतलब आप नेचुरली मॉर्निंग पर्सन्स हो या नाइट आउल, ये जेनेटिक भी है। और सोसाइटी, ऑफिस टाइम टेबल सबसे फिट नहीं बैठते, तो आपकी नेचुरल स्लीप पैटर्न्स को समझो। ज़बरदस्ती 5 AM उठने की कोशिश मत करो अगर आपका बॉडी क्लॉक उससे अलग है। अच्छी नींद के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। रूम को बिल्कुल डार्क रखो, सर्ट कर्टेन, सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लाइट, डिजिटल क्लॉक हटा दो, लाइट स्पेशली ब्लू लाइट की नींद सबसे बड़ी दुश्मन है। याद रखना, ब्लू लाइट की लाइट सबसे बड़ी दोस्त। सोने से 1 घंटा पहले सारे स्क्रीन बंद कर दो। कमरा ठंडा रखो, आइडियल 65 फ़ारेनहाइट। अच्छी नींद के लिए बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री ड्रॉप होना नेचुरल है। गर्म पानी से नहा लो, फिर ठंडी बेड पर आ जाओ। रात को अल्कोहल अवॉइड करो, पहले थोड़ा नींद आती है लेकिन जैसे जैसे बॉडी अल्कोहल तोड़ती है नींद खराब हो जाती है, आरईएम स्लीप डिस्टर्ब होती है। बच्चों, स्टूडेंट और एडल्ट सबका मेमोरी, मूड और अगले दिन का परफॉर्मेंस सब इफेक्ट होता है। कैफीन लंच के बाद नहीं लेना, इसका हाफ लाइफ 6 घंटे होता है, तो शाम वाले कॉफ़ी का असर रात को भी रहता है और नींद में दिक्कत आती है। इन सब टिप्स से भी अगर नींद के मेजर प्रॉब्लम चल रही है, दिन भर नींद आना, रात भर स्नोरिंग, सांस रुकना, सीवियर इंसोम्निया, तो डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर डायग्नोस या ट्रीटमेंट लो। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छी स्लीप हाइजीन, लाइट टेम्परेचर, अल्कोहल, कैफीन, स्लीप टाइम प्लस अपने बॉडी की नेचुरल लीप समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर किसी को कैफीन टॉलरेंस अलग होता है, ये जेनेटिक पर डिपेंड करता है। कुछ लोग आफ्टरनून में भी कॉफ़ी पी सकते हैं बिना बिना नींद इफेक्ट हुए, पर अगर हम स्लो मेटाबोलाइजर हो तो बेस्ट है 1-2 कॉफ़ी, वो भी लंच से पहले ही ले लो। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि
कैफीन नींद की स्लीप प्लेजर यानी दिन भर की थकान को आपको रात को सोने में मदद करती है, हटा देता है। तो इसी वजह से दिन में ज़्यादा या लेट कॉफ़ी के रात को नींद भी ख़राब हो सकता है। थोड़ी सी नींद की भूख, जज्बात, स्लीप प्लेजर बना रहना ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्ट से डॉक्टर इंसोम्निया वाले पेशेंट के स्लीप टाइमिंग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रात में बस 6 घंटे सोने देते हैं ताकि बॉडी को सच में नींद आए और स्लीप साइकिल रीसेट हो सके। इसी वजह से दिन में आप नैप लेने से भी नींद को प्रेशर कम हो जाता है और रात को सोने में तकलीफ आ सकती है। एक्सरसाइज स्पेशली जोन 2 मॉडरेट इंटेंसिटी और थोड़ा लंबा वर्कआउट लेने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन सोने से 2 से 3 घंटे पहले एक्सरसाइज मत करो। दिन में सनलाइट लेना कार्डियक रिथम सही करता है, रात को नींद ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। रात को सोने से पहले मेंटली माइंड डाउन करो, ईमेल्स, न्यूज़ या कुछ भी डिस्टर्बिंग चीज़ें अवॉइड करो, कंप्यूटर, फ़ोन सब बंद कर दो। ये इवनिंग में माइंड को भी अलर्ट बना देते हैं। अगर कोई ज़रूरी चिंता है तो लिख लो और अगले दिन उसको सॉल्व करने का प्लान बनाओ ताकि दिमाग फ्री हो जाए। मेडिटेशंस भी हेल्पफुल है, बहुत ऐप्स है गाइडेड स्लीप मेडिटेशंस देते हैं जिसे ट्राई कर सकते हो। दिन में सेंसिबल ईटिंग, लेट नाइट स्नैक अवॉइड करो, मिनिमल अल्कोहल, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, एक्सरसाइज करो और थोड़ा बाहर टाइम गुजारो, सनलाइट। ये सब रात की नींद डीप या रिफ्रेशिंग बनाता है। स्लीप इम्प्रूवमेंट करने का सिंपल रूल है, अल्कोहल अवॉइड करो, डिनर सोने से कम 3 घंटे पहले कर लो, सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ, सारे इलेक्ट्रॉनिक, सोने से 1 घंटे पहले कोई भी स्ट्रेसफुल या स्टिमुलस कम करो, मत करो, सोशल्स मीडिया, ईमेल्स एक्सेट्रा। सोने से पहले गर्म शावर में बाथ लो, फिर कूल करने में जा सकते हो, कूल ठंडा कर सकते हो कमरा और बेड दोनों ठंडा रख सकते हो। रूम बिल्कुल डार्क करो, रात को सोने से टाइम, सुबह उठने के टाइम फिक्स रखना, अपनी स्लीप अपॉर्चुनिटी बनाओ। नींद को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस मत करो, अगर नींद नहीं आ रही है दूसरे कमरे में जाओ, कुछ रिलैक्सिंग करो, बोरिंग बुक पढ़ लो, अलार्म क्लॉक के फेस अपनी तरफ मत रखो। अगर इन सब के बाद भी नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, तो सबसे इफेक्टिव थेरेपी CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोम्निया है। ये एंजाइटी ब्रेक करता है और नींद को कॉन्फिडेंस वापस लाता है। स्टडीज़ के मुताबिक ये मेडिसिन से भी इफेक्टिव है अगर कोई ये करता है तो। वर्क इन प्रोग्रेस इमोशनल हेल्थ को नज़रअंदाज करने की बीमारी भारी कीमत। चाइल्डहुड ट्रॉमा और अपने पास्ट को दर्द को सामने कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे बाहर से तुम कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना दिखते हो। ऑथर अपनी जर्नी शेयर करते हैं, वो फिजिकली फिट, करियर में सक्सेसफुल, फैमिली वाले आदमी थे, लेकिन अंदर से टूट चुके और इमोशनली कंप्लीट लॉस्ट फील कर रहे थे। एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंस, अपने बच्चे की हेल्थ क्राइसिस का टाइम भी उन्हें इमोशनल थी और फैमिली डिसकनेक्ट होने लगी। उनके थेरेपिस्ट ने समझाया कि एडिक्शन सिर्फ ड्रग या अल्कोहल तक लिमिट नहीं, बल्कि कम परफेक्शनिज्म, एक्सरसाइज, इमोशनल डिपेंडेंस तक भी होता है। ये सब चाइल्डहुड या किसी प्लान ट्रॉमा की वजह से होता है। ये ट्रॉमा कोई फॉर्म हो सकता है। हर इंसान को अपने ट्रॉमा से बचने के लिए अलग तरीके से अडॉप्ट करता है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब बचपन का कॉपिंग मैकेनिज्म अडल्टहुड में डिसफंक्शनल हो जाता है, जैसे रेंज एडिक्शंस या हेल्थी रिलेशनशिप ना बना पाना। बाउलिंग ग्रीन कैंची ने एक रिहैब सेंटर में पूछने से ऑथर को पहली बार रियलाइज़ होता है कि वो भी अपनी लाइफ में रॉक बॉटम की तरह पढ़ रहे थे। शुरू में वो अपने आप को इन लोगों जैसा नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपना रियल इमोशन सामने करना पड़ा। एक बात जो थेरेपिस्ट ने पूछी, जो तुम्हारे साथ घटा वो तुम अपने बच्चे के साथ होने दोगे? इसी सवाल ने ऑथर के इमोशन तोड़ दिया और उन्होंने अपने सारे दर्द, गिल्ट और बचपन के ट्रॉमा पहली बार ओपनली एक्सेप्ट किए। थेरेपिस्ट ट्रॉमा ट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, जो अडल्ट की दिक्कत है, एडिक्शंस, एंगर और कोडिपेंडेंसी एक्सेट्रा, वो असल में बचपन के दुख, होपलेसनेस या नेगलेक्ट की जड़ है। और ये ट्रॉमा छोटा या बड़ा दोनों टाइप्स का हो सकता है। प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि बोगी इवेंट हुआ, प्रॉब्लम्स ये है कि उस दर्द को कैसे प्रोसेस किया गया और अडल्टहुड में वो मेल अडेप्टिव पैटर्न्स बन गया। ऑथर यही
बोलना चाहते हैं कि हेल्थ स्पैन या लॉन्गेटिविटी सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, इमोशनल हीलिंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस और दूसरों से हेल्थी रिश्ता बनाना इक्वली कंपलसरी है। इमोशनल पेन के बिना एड्रेस किया कोई भी हेल्थी या सक्सेसफुल मीनिंगफुल नहीं होता। और जब जब तक हम अपनी असली दर्द और एडप्टेशंस का फेस नहीं करते, तब तक तुम्हें खुद को अपने रिश्तों का सच नहीं दिखाया जाएगा। इमोशनल हेल्थ, लोनलीनेस और कनेक्शंस, ये सभी काम की चीज़ें हैं जिन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। इस पार्ट का मतलब यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगली चीज़ें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि हमें अक्सर ये लगता है कि नहीं कि इमोशनल हेल्प की ज़रूरत है, या हम उसके सिम्टम को इग्नोर कर देते हैं। ऑथर भी ऐसे ही थे। उसके बाद जब ऑथर थेरेपी के वापस घर आते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि बिना कांस्टेंट मेहनत और रियल बदलाव नहीं आता। इमोशनल हीलिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उन्होंने 3 थेरेपिस्ट से हेल्प ली और टेरी रियल्स की बुक आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ये समझा कि कैसे मेल डिप्रेशन छुपा छुपा से रहते हैं। अक्सर एंगर, आइसोलेशन या ग्रैंडोसिटी फेक प्राइड के फॉर्म में सामने आते हैं। ये सब कॉपिंग मैकेनिज्म्स है, पर लॉन्ग टर्म में खुशियों को ख़त्म कर देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट लर्निंग था, अपने फैमिली और बच्चों को प्रोटेक्ट करना सिर्फ उनका ट्रॉमा से बचाना नहीं है, बल्कि अपने इमोशनल्स बैग उन्हें ट्रांसफ़र ना हो उनकी जिम्मेदारी लेना भी है। क्योंकि बच्चे पेरेंट्स का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हैं, चाहे वो उनके निकाले या नहीं निकाले। टेरी रियल ने ऑथर को प्रैक्टिकल रिलेशनशिप स्किल सिखाए, जैसे अपने रिएक्शंस को रोककर दूसरे को नज़रिए से समझना, अपने बिहेवियर और फ़ोन वर्किंग टाइम पर कंट्रोल रखना और फैमिली को क्वालिटी टाइम देना। और फिर एक बड़ी सोच, ज़िंदगी में रिज्यूम वर्चुअल्स एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेट करना। ये सब चीज़ें ऑथर की जर्नी ये सब हिस्सा बताते हैं कि सिर्फ दूसरों के साथ रिश्ता सुधारना और यूलोजी वर्चुअल्स पे फोकस करना काफ़ी नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर वो खुद से अब भी अब भी सख्त सेल्फ क्रिटिकल्स और सेल्फ हर्ट हेड से भरपूर थे। बाहर से चाहे बेहतर हस्बैंड, पेरेंट दिख रहे हैं, लेकिन अपने आप के लिए उनका एटीट्यूड अब भी निगेटिव था। छोटी छोटी बातों पे खुद पे गुस्सा होना, अपने आप को वर्थलेस बोलना या परफेक्शनिज्म की वजह से बॉवल-अप्स आना, यही वॉइस जो लगता है कि उनके सक्सेसफुल ड्राइवर का पार्ट है, असल में उनकी इमोशनल मिजरी का सोर्स था। कोविड पेंडेमिक ने सब प्रेशर्स को एम्पलीफाई कर दिया और एक दिन उनका पेशेंट टूट गया, सीवियर मेल्ट डाउन हुआ, जिसकी वजह से फैमिली भी अनसेफ महसूस करने लगी। तो दोस्त और थेरेपिस्ट ने रिकमेंड किया कि वो दोबारा से इन डेप्थ रेसिडेंशियल थेरेपी करें, ताकि उनका खुद के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप पे कम हो सके। ये सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है कि जब हम खुद अपनी इमोशनल हेल्थ को अपनी डेली प्रैक्टिस बना दें। थेरेपी, सेल्फ केयर, माइंडफुलनेस, डीबीटी से स्किल्स और रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप टाइम और लव्ड वंस और अपने ट्रिगर्स समझना। डीबीटी ने सिखाया कि कैसे माइंडफुल इमोशनल रेगुलेशन, डिस्ट्रेस टॉलरेंस और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस को रिपीट कर प्रैक्टिस करनी है, ताकि हर छोटी छोटी इमोशनल वेव या ट्रिगर्स को हम कंट्रोल में रख सकें और रियल लाइफ में मेजर क्राइसिस को बॉवल से बचा सकें। मेंटेनेंस रूटीन्स होती है, वैसे इमोशनल हेल्थ की डेली मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट ये है कि तुम्हारा अपना आप में रिश्ता को हील करना इक्वली ज़रूरी है जितना दुनिया के सामने बेटर दिखना। जब तक हम खुद को नेचुरल्स नहीं करते, खुद को सॉफ्टनेस, मोहब्बत और सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं करते, तब तक कोई भी हमारे सस्टेनेबल नहीं रहता कुछ भी। इमोशनल हीलिंग कोई सिंगल थेरेपी सेशन, मेडिसिन या आयुर्वेदा को ऐसा कुछ है नहीं। ये एक स्लो, रेगुलर, इनपरफेक्ट प्रोसेस है। इसमें हर दिन मेहनत लगती है। जब हम पहले से ही डेली मॉनिटरिंग और प्रोएक्टिव इमोशनल सेल्फ केयर करते हैं, तो हम अपने फ्यूचर ब्रेकडाउन और मेल्टिंग डाउन प्रिवेंट करते हैं। दिस इज द रियल मेडिसिन 3 फॉर द माइंड, प्रिवेंटिंग अवेयरनेस एंड डेली प्रैक्टिस। DBT, डाई इलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी और रेगुलर सेल्फ वर्क से ऑथर ने अपनी इमोशनल हेल्थ पे रियल प्रैक्टिकल्स काम किया और अपनी लाइफ में असली बदलाव लाए। माइंडफुलनेस मेडिटेशंस ने उन्हें यह समझाया कि हम अपने थॉट्स और इमोशन से पूरी तरह से अलग नहीं है, लेकिन उनके बच के एक गैप बना सकते हैं, ताकि स्टिमुलस और रेस्पॉन्सेस के बीच में कॉन्शियस पुश आ जाए। जैसे कोई ड्राइवर कट करते हुए
इमीडिएट रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक सोच कर सोचता है। उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि ज़्यादा दुख, गुस्सा या नेगेटिव इमोशन मोस्ट ऑफन अपने ही दिमाग में कहानियाँ बना लेते हैं। ये तो पास्ट के पेन और बार बार सोचने से या फ्यूचर्स के वरी करने से आ जाता है। बुद्धास ना शेक्सपियर के ओल्ड विजडम्स भी बात कोई बोलते हैं कि असली सफरिंग हमारे ख्यालों से आती है, ना कि एक्चुअल सिचुएशन से। ऑथर ने एक पावरफुल एक्सरसाइज सीखी, अपने खुद की सेल्फ टॉक को रिकॉर्ड करो और देखो कि आप अपने बेस्ट दोस्त कैसे बात करते हैं। आंसर यूजुअली ना होता है, यानी हम खुद के साथ बहुत ज़्यादा कुडूस और अनफॉर्गिव हो जाते हैं, जबकि दूसरों के केस में कंपैरिजन में रिफेयरिंग सेल्फ कंपेशन ये और अच्छे तरीके से हम बात करते हैं। डीबीटी ने उन्हें सिखाया कि इमोशनल को आइडेंटिफाई करो, उन्हें चाहे समझो, स्टिमुलस फीलिंग एंड थॉट फिर एक्शंस और बेटर रेगुलेट करो। जब भी डिस्ट्रेस या गुस्सा पीक हो तो सेंसरी रीसेट जैसे कि कोल्ड शावर या फेस पर थोड़ा ठंडा पानी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी मैसेज चेंज पॉसिबल है। अपने इमोशनल थॉट पैटर्न्स को रियल मेहनत से सुधारा जा सकता है, चाहे दिमाग कितना भी हेड हेल्प कर रहा हो। सेल्फ हेड परफेक्शनिज्म या मैन कभी कभी ठीक नहीं हो सकता कि नरेट में फंसना हो। स्टिग्मा, सेम या वल्नरेबल्स डरे होंगे तो बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन अगर बिलीव करो कि तुम चेंज डिजर्व करते हो, तभी रियल हीलिंग शुरू होती है। और जैसे पोलो कैल्सियो का कोट है, जिंदगी का रियल मकसद शायद कुछ बन जाना नहीं, बल्कि वो सब होता हटा देना जो असली तुम नहीं हो, बात ताकि तुम वैसे बन सको जैसे बनने के लिए बने हो। तो माइंडफुलनेस, सेल्फ कंपैरिजन, रियल एक्शंस और ऑनगोइंग सपोर्ट से इमोशनल हेल्थ पे डेली काम करो। हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेसिव, हर गलती पे थोड़ा सा माफ़ करना और बिलीव करना बदलाव पॉसिबल से। यही है लाइफ का असली पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट लाइफ का। इन सबको हम बहुत अपनी लाइफ में बदल सकते हैं और बहुत चेंज देख सकते हैं। जैसे ही चेंज आएगा और जैसे ही हम थॉट प्रोसेस करेंगे, हम अपने आप को देखेंगे कि एक्चुअल्स में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आउटपुट आ रहा नहीं आ रहा, तो वो चीज़ें फिर हमें रिफ्लेक्ट करेंगे, उन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो यही थी पूरे बुक की समरी। आई होप आपको कुछ समझ आया। और किसी अदर बुक की समरी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।